हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जोनटेक टीम ने हमेशा की तरह आपके लिए इस बार भी BCTQ प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंडर हम क्या करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन के पीछे को कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलते हैं। ठीक है। और आप सबको पता ही है कि DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, जो आपका DDA का एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है। जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल के 40 क्वेश्चन होंगे और मैकेनिकल के 40 क्वेश्चन होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर DDA में आए हुए क्वेश्चन है वो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि व्हाट डज मिलमैन्स थ्योरम यील्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरम। तो ये आपका किससे क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरम से। ओके, नेटवर्क थ्योरम। जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली थ्योरम होती है आपकी थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। सेकंड होती है आपकी नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। थर्ड होती है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। और फोर्थ होती है आपकी मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है। और फिफ्थ होती है आपकी टेलीगन्स थ्योरम, टेलीगन्स थ्योरम। ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी, थेवेनिन थ्योरम की, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो थेवेनिन थ्योरम होती है उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। तो उसके इक्विवेलेंट सर्किट में आपको याद रखना है कि एक आपका वोल्टेज सोर्स होता है और एक आपका क्या होता है, रेजिस्टर लगा होता है। ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, जो हमारा लोड है RL, RTH और VTH, ये क्या होती है आपकी थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल होता है। ओके। इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में क्या होता है, एक रेजिस्टर लगा होता है। ओके। अगर बात करें नॉर्टन थ्योरम की, तो नॉर्टन थ्योरम में क्या होता है, एक करंट सोर्स लगा होता है। ठीक है। और इसके पैरेलल में क्या होता है, एक आपका रेजिस्टर लगा होता है RN, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके लोड टर्मिनल से। ये क्या होता है, नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट होता है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि इसमें क्या होता है, सीरीज रेजिस्टर होता है, इसमें क्या होता है, पैरेलल रेजिस्टर होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम है उसमें क्या होता है कि अगर आपके किसी परिपथ में क्या हो, एक से ज़्यादा आपके वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हो, तो उनके द्वारा अगर हमें किसी ब्रांच में क्या निकालना हो, करंट या वोल्टेज निकालनी हो, तब हम क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब बात आती है मिलमैन थ्योरम की। तो मिलमैन थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर आपके कई सारे वोल्टेज सोर्स क्या हो, सीरीज में कनेक्टेड, पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर आपके कई सारे वोल्टेज सोर्स क्या हो, वो AC भी हो सकते हैं और DC भी हो सकते हैं, अगर वो क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो। मान लिया हमने n नंबर ऑफ क्या है आपके वोल्टेज सोर्स या जनरेटर क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है। और जो आपकी टेलीगन्स थ्योरम होती है, ये एक ऐसी थ्योरम है जो क्या होती है, सभी प्रकार के सर्किट में अप्लीकेबल होती है। अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट, अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सर्किट। चाहे सर्किट में आपके कोई भी एलिमेंट लगा हो, हर जगह क्या होती है, आपकी टेलीगन्स थ्योरम लगी होती है, जो हमें क्या बताती है कि किसी भी परिपथ में जो हम पावर क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, और जो पावर हम एब्जॉर्ब करते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, टेलीगन्स थ्योरम। तो ये आपकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपसे कहा है कि जो मिलमैन्स थ्योरम होती है उसमें क्या होता है। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे n नंबर ऑफ जनरेटर या वोल्टेज स्रोत क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो हम उन्हें एक सिंपल वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट
वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो मिलमैन थ्योरम में हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ A and B are -8 volt and -16 volt respectively, then what will be the potential difference। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो आपका क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पहले डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया कोई हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो जो हमारा एक चार्ज होता है उससे क्या होती है काल्पनिक रेखाएं निकलती है जिन्हें हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है, उस चार्ज के चारों तरफ एक एरिया बनाता है। उस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो उस पर क्या लगता है आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब अगर इस एरिया में हम क्या करेंगे कोई चार्ज लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और हमने क्या माना कि कोई इससे अनंत दूरी पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। कहाँ पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर हम इस चार्ज को क्या करें यहाँ किसी पॉइंट ए पे लेके आए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस चार्ज को इसके अंदर किसी पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, वर्क। ठीक है, तो किसी चार्ज क्यू को अनंत से किसी बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, किए गए कार्य मतलब वर्क अपॉन चार्ज। ये होता है आपका सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम क्या करते हैं एक अनंत दूरी पर रखे बिंदु पर रखे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पे लेकर आते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के अंदर क्या है, दो बिंदु है, एक तो है ए और एक क्या है बी। अब हम क्या करें, अगर बी बिंदु से कोई चार्ज ए बिंदु पे लेके आए, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है पोटेंशियल उसे हम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, हमें यहाँ पे पोटेंशियल पता होता है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल पता होता है। जैसे हमें निकालना है VAB, ठीक है, ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें याद रखना कि जो आपका पहले आया, जैसे यहाँ पे क्या ए बिंदु पहले आया तो क्या लिखोगे VA माइनस VB, ये क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट और इसकी भी यूनिट क्या होती है वोल्ट। अगर आपसे पूछता VBA तो क्या करते VB माइनस VA। ओके, तो ये डिफरेंस होता है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। अब देखो हमारा क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है ए पॉइंट पे, मतलब हमें VA की वैल्यू दे रखी है कितनी है -8 वोल्ट और हमें VB की वैल्यू दे रखी है -16 वोल्ट। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है VAB पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो जो आपका VAB होता है वो क्या होता है VA माइनस VB। ठीक है, अब VA कितना है आपका -8 वोल्ट माइनस VB कितना है माइनस का 16 वोल्ट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 16, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 8 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। ये आपका DDA JEE जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि आपको एक कैपेसिटर दे रखा है 1 माइक्रोफेराड का, ठीक है, और हमने इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया। तो आपसे पूछा है कि जो कैपेसिटर होगा उसमें क्या होगी एनर्जी स्टोर होगी, तो ये कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है, अगर हम दो पैरेलल प्लेट लें, ठीक है, उनमें क्या कर दें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील कर दें या एयर को रहने दें। एयर भी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम होती है क्योंकि उसमें कंडक्शन नहीं होता, या हम क्या करें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें फील कर दें। ठीक है, और इसको क्या करें किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, तो क्या होता है ये एज ए कैपेसिटर वर्क करता है। और कैपेसिटर क्या करता है चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा Q वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अगर हम इस साइन को हटाएं तो क्या मिलता है हमें, सी वी। यहाँ जो सी होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक है, क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, एक दी गई वोल्टेज पे ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा। अगर सी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, जो हमारी वी है उसकी वैल्यू पे क्या करेगा, कम चार्ज को स्टोर करेगा। देखो क्या कह रहा हूँ मैं कि हमने जो सप्लाई है उसको क्या रखा, कांस्टेंट रखा, लेकिन हमने क्या किया, सी की वैल्यू पहले क्या थी, कम थी, तो क्या करेगा, ये चार्ज कम स्टोर करेगा। लेकिन अगर हम सी की वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या करेगा, ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्या देंगे, V की वैल्यू दे देंगे, आपको Q की वैल्यू दे देंगे और आपसे C की वैल्यू पूछ सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि ये कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसको Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ, हमने क्या किया, ऊपर नीचे C का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, Q स्क्वायर अपॉन C। या हम क्या कर सकते हैं, सी वी को मैंने लिख दिया Q इंटू वी। ये तीनों फॉर्मूले हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ओके, अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे C की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1 माइक्रोफेराड, मतलब 10⁻⁻⁶ फेराड, और V दे रखा है आपको 12 वोल्ट। और आपसे क्या पूछिए, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ, C की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 72, तो 72 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी आपके DD के एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया है। ओके, तो आपको या तो CV की वैल्यू दे सकता है या आपको QC की वैल्यू दे सकता है, आपको QV की वैल्यू दे के आपको एनर्जी पूछ सकता है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका कि आपके पास कोई नेटवर्क है, ठीक है, उसमें क्या है, 2 ब्रांचेज है पैरेलल में, दोनों क्या है, पैरेलल के अंदर, ठीक है। कहने का मतलब कोई नेटवर्क आपका, उसमें आपकी 2 ब्रांचेज है और दोनों कहाँ है, पैरेलल में। एक ब्रांच ये हो गई, दूसरी ब्रांच ये हो गई, इसके एलिमेंट हमें अभी नहीं पता, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब जो पहली ब्रांच है, 1 ब्रांच कंटेन इम्पीडेंस Z1, तो इसमें क्या है, आपकी इम्पीडेंस है Z1, ठीक है, एंड द अदर ब्रांच हैज़ इम्पीडेंस Z2, ठीक है। इसमें क्या इम्पीडेंस Z1 है और इसमें इम्पीडेंस कितनी है, Z2, ये आपको दे रखा है। जो ब्रांच 1 है उसमें एक इम्पीडेंस है, ब्रांच 2 में दूसरी इम्पीडेंस है, ओके। और आपने क्या किया, इनको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसकी वोल्टेज कितनी है आपकी, V है। आपके पास 2 ब्रांचेज है, उनमें 2 इम्पीडेंस है, उनको आपने एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछा है कि इसमें जो करंट होगा I1, व्हाट डज द करंट थ्रू द Z1 डिपेंड ऑन, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो, आपको एक चीज़ तो पता है कि जो हमारा क्या होता है, पैरेलल सर्किट होता है, इन पैरेलल सर्किट क्या होता है, आपकी वोल्टेज क्या रहती है, कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। और जो करंट सर्किट होता है इन सीरीज, अगर बात करें सीरीज सर्किट की, तो इसमें क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है, करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेलल सर्किट, तो यहाँ देखो वोल्टेज कितनी है, V है, तो यहाँ भी वोल्टेज कितनी होगी, V, और यहाँ भी वोल्टेज कितनी होगी, V, ओके। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है ब्रांच 1 के अंदर। तो ओम के नियम से हमें पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, V/R, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इम्पीडेंस, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, Z की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जो हमारा I1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
V/Z1, V/Z1। ये क्या हो गया हमारा I1 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमें पूछा है कि जो I1 की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है और Z1 पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी, कि जो I1 की वैल्यू है वो V और Z1 दोनों पे डिपेंड करेगी। ये भी आपका DDA में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सर्किट इज रिप्लेस बाय ए थेवेनिन इक्विवेलेंट। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था थ्योरम्स में कि जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स होता है और इसके सीरीज में क्या होता है, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है और ये क्या कनेक्टेड होता है, ये आपके लोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, कोई सर्किट था उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, थेवेनिन से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा क्या होता है, इतना थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब क्या पूछा आपसे, करंट पूछा है थ्रू द ब्रांच, मतलब इसमें जो करंट है वो पूछा आपसे और आपको दे रखा है VTH इक्वल टू 10 वोल्ट। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 10 वोल्ट, और RTH की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, 20 ओम। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको दे रखी है। फिर क्या पूछा आपसे, द करंट थ्रू द ब्रांच, इसमें करंट पूछा आपसे और आपको RL की वैल्यू नहीं दे रखी। ओके, तो देखो हमें निकालना है करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है, V/R। V कितना दे रखा है हमें, VTH। अब अगर बात करें R की, तो यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, एक है RTH एक है RL, दोनों किस में है, सीरीज के अंदर। तो सीरीज में क्या होते हैं, आपके रेजिस्टर ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किसकी, I की वैल्यू। ठीक है, अब हमें RL की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम क्या कर सकते हैं, RL की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है या जीरो होती है। तो पहले हम लेते हैं RL की वैल्यू 0 ओम। हमने मान लिया कि RL की वैल्यू कितनी है, 0। तो जो I की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, VTH/RTH। VTH कितना है, 10, RTH कितना है, 20, कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखो अगर हम RL की वैल्यू क्या करें, 0 से ज़्यादा कर दें, मतलब हमने मान लिया कि 0 नहीं है, 0 से क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा मान ली, या हम लिख सकते हैं कि RL नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, RL की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, लेस देन 0.5 एम्पियर। ठीक है, समझ रहे हो कैसे, जैसे क्या था 10/20 था, वो कितना आ गया, 0.5 आ गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे रजिस्टर ऐड कर रहे हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो पहले वाली वैल्यू उससे क्या आएगी, कम आएगी। इसलिए मैंने क्या किया है, लेस देन 0.5। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें क्या करें, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें, तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो इक्वल टू होगी किसके, 0.5 एम्पियर के, या क्या होगी, उससे कम होगी। ठीक है, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें RL की वैल्यू नहीं दे रखी, तो RL की वैल्यू हम या तो 0 ले सकते हैं या 0 से ज़्यादा, 1, 2, 3, 4 जो भी आपका मन करे। तो हमेशा क्या आएगी, उसकी वैल्यू 0.5 आ सकती है मैक्सिमम वैल्यू, या उससे कम आएगी। ठीक है, और ये भी आपका DDA में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। आगे आपको दे रखा है कि आपका AB टर्मिनल है। ठीक है, इससे आपको क्या करना है, इस सर्किट को रिड्यूस करना है। ओके, इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, मिलमैन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, मिलमैन थ्योरम ने हमें क्या कहा था कि अगर आपके एक से ज़्यादा वोल्टेज स्रोत क्या हो, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उन्हें हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलो वही काम करेंगे। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज स्रोत है और यहाँ पे एक क्या है, रजिस्टर है। ऐसे यहाँ पे क्या एक वोल्टेज स्रोत है और एक क्या है, यहाँ पे रजिस्टर है।
ठीक है। ये क्या है V1, ये क्या है R1, ये V2 और ये क्या है R2, ठीक है। इससे मुझे क्या करना है, एक सिंपल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है और इसको R से रिप्लेस करना है। किससे? इसको V से, इसको R से, ठीक है। तो ये जो V होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अगर आपको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स निकालना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है V1, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है V2 और ये हमारा क्या है R2। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं और V की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो V1 कितना आपका 10 डिवाइड बाय R1 कितना है आपका, R की वैल्यू कितनी है आपकी 6 प्लस V2 कितना है आपका 5 और R2 कितना है 4, ठीक है। क्या था फॉर्मूला हमारा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। अब क्या लिखेंगे 1 अपॉन R1, तो 1 अपॉन 6 प्लस 1/4, ये हमारी क्या हो जाएगी V की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 12, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 डिवाइड बाय, यहाँ भी कितना आएगा 12, तो 2 प्लस 3, 12 से 12 गया, ये कितना हो गया 35 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 7 वोल्ट। तो जो आपकी V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखी है V की वैल्यू 7 वोल्ट, लेकिन हमें क्या करना है R भी निकालना है, ये वाला R। तो देखो ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो जो R का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, या क्या होता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास कितना है 6 और 4, तो जो R की वैल्यू वो क्या जाएगी 6 इंटू 4/6 प्लस 4, कितने आ गए 24 डिवाइड बाय 10, तो कितना आ गया 2.4 ओम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 7 वोल्ट और 2.4 ओम का एक रेजिस्टर। अगर हमें इसको इक्विवेलेंट सर्किट में बनाना हो तो क्या बनाएंगे, एक लगाएंगे वोल्टेज सोर्स, उसकी वोल्टेज कितनी होगी 7 वोल्ट, और एक लगाएंगे रेजिस्टर, वो कितने ओम का होगा 2.4 ओम का, ठीक है। ये क्या होती है हमारी मिलमैन्स थ्योरम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपके पास दो कॉइल है, उनकी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, और वो क्या है म्यूचुअली कपल्ड है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एक होता है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस, एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों समझते हैं। जैसे ये आपकी कोई कॉइल है, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया सोर्स से V से, तो क्या होगा इसमें करंट का फ्लो होगा और यहाँ क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है एक दूसरा सोर्स लगाया आपने दूसरी कॉइल में, तो यहाँ पे क्या होगा करंट का फ्लो होगा और यहाँ क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है या मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, इनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है L, इसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा L, ठीक है। ये बात कैसे है, जैसे ये क्या आपकी कॉइल है, इसमें क्या होगा फ्लक्स होगा, वो क्या होता है फाई, तो ये जो फाई होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके I के, तो फाई प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन यहाँ पे क्या है कॉइल की फॉर्म में दे रखा है हमें, तो मान लिया मैंने इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N, तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा आपका N फाई, ये क्या हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके करंट के, ठीक है। तो यहाँ से हमें अगर ये साइन हटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास L, और ये जो L होता है वही क्या होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। इस कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, इस कॉइल का अपना इंडक्टेंस होगा, इसको मैंने मान लिया L1, इसको मैंने मान लिया L2, ठीक है। दोनों को क्या होगा अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा। लेकिन अगर ये दोनों कॉइल हम क्या करें पास में लेके आए, तब क्या होता है इसमें जो फ्लक्स है वो क्या करता है
इसके फ्लक्स के साथ क्या करता है, लिंक करता है। ऐसे इसका जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, इसके फ्लक्स के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है हमारी M। ठीक है, ये जो M होती है उसमें क्या होता है, इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है और इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो हमें पूछिए M की वैल्यू। तो जो हमारे ये मान लिया मैंने L1 है और ये मेरा क्या है L2 और ये क्या है M है। इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो M की वैल्यू होती है वो होती है K√L1 L2। ठीक है, ये होता है रिलेशन किसमें, M और L के अंदर। अब देखो जो K है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या क्या होती है 1 से कम होती है। ठीक है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। तो देखो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, K की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, वो क्या है हमारे पास 1। तो मैंने K की वैल्यू क्या ले ली 1। तो जो हमारा M है वो क्या आ गया, रूट में आ गया क्या L1 L2। L1 कितना है आपके पास 10, L2 कितना है 40, कितना हो गया 400। तो बाहर कितना आया 20 मिली हेनरी। ये क्या हो सकती है आपकी M की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर आपको K की वैल्यू दे रखी होती, K क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब ये दोनों आपस में कितने अच्छे से कपल है। मतलब अगर दूर है तो कपलिंग क्या होगी, वीक होगी, पास में लेके आएंगे तो कपलिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर बिल्कुल पास ले आए तो क्या होती है, मैक्सिमम कपलिंग होगी। उस केस में क्या होता है, K की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था, M की वैल्यू पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है 20 मिली हेनरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये भी आपका DD एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दे रखा है। ठीक है, उसमें पूछा आपको कि जो करंट आई है उसकी वैल्यू कितनी होगी, और करंट आई आपका क्या है, ये वाला सोर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे नहीं करना कि आपने 12 और 16 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसके लिए आपको बताता हूँ मैं। एक होता है आपका KCL, जिसे हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ करंट लॉ हमें क्या बताता है कि किसी नोड पे जो आने वाला करंट है और जो जाने वाला करंट है, जैसे I1 करंट आ रहा था, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है। ठीक है, आने वाला करंट जाने वाले करंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिख देंगे, I1 = I2 + I3। ठीक है, ये क्या होता है हमारा KCL, कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। जैसे ये हमारा नोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, I करंट आ रहा है और 12 एम्पियर जा रहा है और 16 एम्पियर जा रहा है। तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो। लेकिन ये कहाँ अप्लीकेबल है, जब आपका क्या हो, रेजिस्टिव सर्किट हो। मतलब यहाँ पे क्या होता, अगर आपका रेजिस्टेंस होता तब आप सिंपली दोनों को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंडक्टर। तो देखो इसके लिए रिलेशन होता है, जैसे अगर आपके पास क्या हो, R लगा हो, L लगा हो और C लगा हो। ठीक है, इसमें करंट मान लिया अपने IR है, इसमें मान लिया अपने IL है, इसमें मान लिया अपने IC है। तो जो सप्लाई करंट होता है I, उसका फॉर्मूला होता है कि I = IR का स्क्वायर प्लस IL - IC का स्क्वायर का रूट। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा किसमें, अगर आपके सर्किट में L और C एलिमेंट दे रखे हैं। ये होता है R, ये होता है L, ये होता है C। L क्या होता है, इंडक्टर, C क्या होता है, कैपेसिटर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद यूज़ करना है। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना है I क्या होता है, IR का स्क्वायर प्लस IL - IC का स्क्वायर। तो ये हमारा सर्किट क्या है, RL सर्किट है, तो इसमें C नहीं है, तो C को क्या कर देंगे हम 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर। ठीक है, IR कितना दे रखा है आपको 12, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और IL कितना दे रखा है 16, तो 16 का स्क्वायर का रूट। ये कितना होता है 144, ये कितना होता है 256। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 400। ठीक है, और 400 का रूट कितना होता है 20। तो क्या हो जाएगा, जो आपका सप्लाई करंट है वो कितना होगा 20 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा C। ओके, ये भी आपका DDJ में लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट टाइम। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे R लिखा होता तो सिंपली आप क्या कर देते, ऐड कर देते KCL अप्लाई करके।
लेकिन यहाँ पे अगर L दे रखा है, यहाँ पे अगर C दे रखा है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आपके पास 2 ब्रांचेज है, ठीक है। एक में तो क्या है R और L लगा हुआ है, और दूसरी ब्रांच में क्या लगा हुआ है, C लगा हुआ है, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, एक ट्यून सर्किट है, उसमें एक ब्रांच में तो आपका R L लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या आपका L R L, और दूसरे में क्या लगा हुआ है आपका C लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, R की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हो, मतलब आपने R की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज़ किया। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस वो क्या होता है, L/RC, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, R की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो, मतलब नीचे वाली टर्म है जो उसको बढ़ा रहे हो, तो जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बस इतना ही फंडा था कि अगर R की वैल्यू बढ़ाओगे तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपके पास एक सीरीज RLC सर्किट है जिसमें आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब आपको F0 की वैल्यू दे रखी है 1000 हर्ट्ज, ओके। और आपसे पूछा है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है C के अक्रॉस किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, ठीक है। मतलब VC की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे होगी, इस फ्रीक्वेंसी पे होगी या इससे कम फ्रीक्वेंसी पे होगी या इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे होगी। 3 कंडीशन है हमारे पास, या क्या हो सकता है F लेस देन F0 या F ग्रेटर देन F0। तो देखो जो हमारा क्या होता है सीरीज सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जो F इक्वल टू F0 होता है, F इक्वल टू F0 उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। और इसमें जो हमारा सर्किट होता है वो क्या करता है, एज ए सिंपल रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह, रेजिस्टिव सर्किट की तरह क्या करता है, काम करता है, ओके। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0 से कम होती है, तब वो क्या करता है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह, कैपेसिटिव सर्किट। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन F0 होती है, तो क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह, इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, सीरीज रेजोनेंस की, सीरीज RLC सर्किट मान लो इसको, ठीक है। सीरीज RLC सर्किट में क्या होता है, लेस देन पे कैपेसिटिव, ग्रेटर देन पे इंडक्टिव। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछता किसके बारे में, पैरेलल RLC सर्किट, ठीक है। क्या होता, पैरेलल RLC सर्किट, मतलब R, L और C क्या होते हैं, तीनों पैरेलल ब्रांचों में कनेक्टेड होते। तब क्या होता है, जो आपकी F इक्वल टू F0 होता है उसमें तो ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन अगर F लेस देन F0 है तब वो क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। और ग्रेटर देन पे क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि C के क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कब हो सकती है, जब वो क्या हो, कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करे। तो देखो F लेस देन F0 पे क्या कर रहा है, हमारा सीरीज RLC सर्किट कैसे कर रहा है, कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी अगर 1000 से कम होगी उस पर क्या होगी, जो वोल्टेज होगी C के क्रॉस वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C 900 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आपकी जो वोल्टेज है C के क्रॉस वो क्या होगी, मैक्सिमम। बाकी सारे ऑप्शन देख लो, 1000 से क्या है ज़्यादा है, और ये क्या है 1000, एक ही वैल्यू क्या है उससे छोटी है, ओके। ये भी आप लॉजिक देख सकते हो कि सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है तो कम वाली पे क्या होगी, C के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक आइडल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखो एक होता है आपका आइडल वोल्टेज सोर्स, और एक होता है आपका आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। अगर बात करें किसकी, आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो देखो ये कोई हमारा क्या है, कोई सर्किट है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको
वोल्टेज प्रोवाइड करनी है। तो हमने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स है जो क्या है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, मतलब इसमें कोई ड्रॉप नहीं है। जैसे अगर आपने यहाँ Vs वोल्टेज दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, Vs वोल्टेज ही मिलेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, आइडियल। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, इसमें ड्रॉप क्या होता है, जीरो। इंटरनल ड्रॉप क्या होता है, जीरो। वो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे कोई क्या हो, रजिस्टर नहीं हो। इसका मतलब जो हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करंट सोर्स की। तो इसमें भी वही फंडा है, ये हमारा क्या है, कोई सर्किट है, इसको हमने क्या किया, एक आइडियल करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जो हमारा क्या है, IS। तो हमें क्या चाहिए, जो करंट हमारा सोर्स का है वही करंट यहाँ पे आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे कोई करंट बाईपास ना हो आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा होता तो क्या होता, कुछ करंट यहाँ से चला जाता, तो यहाँ पे जो करंट होता वो इस करंट से क्या होता, कम होता। ठीक है, प्रैक्टिकल में यही होता है। जैसे ये क्या आइडियल करंट सोर्स है, अगर प्रैक्टिकल होता तो क्या होता, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा होता, ठीक है, उससे कुछ करंट पास हो जाता, तो यहाँ पे जो हमें करंट है वो क्या मिलता, कम मिलता। लेकिन आइडियल में क्या होगा, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं होगा। वो कब पॉसिबल है, जब आर की वैल्यू क्या हो, इन्फिनाइट हो। यहाँ क्या था, कोई करंट नहीं था, इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो। आर की वैल्यू जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन सर्किट, तो आर की वैल्यू इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो हम क्या कहेंगे, जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनाइट। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में जीरो, करंट सोर्स में इन्फिनाइट। तो आपसे क्या पूछा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में, तो क्या हो जाएगा, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस या जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स। ये भी आपका DD में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपके पास 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, आपने 2 घंटे तक उसको जलाया, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो टाइम आपको घंटे में दे रखा है 2 आवर्स, लेकिन हमें एग्जाम में क्या दे रखा है, यूनिट पावर की, एनर्जी की याद रखिए, जूल। तो आपको याद रखना है कि जो जूल होता है वो क्या होता है, वॉट इनटू सेकंड। वॉट इनटू सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पावर तो आपको वोट में दे रखा है, तो पावर तो आप क्या लिख दोगे, 100, क्या है, वोट के अंदर। लेकिन टाइम आपको दे रखा है किसमें, आवर्स में। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो क्या करोगे, 2 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, 720 इंटू 1000, और ये क्या होता है, किलो। तो क्या लिख दोगे, 720 किलो जूल। ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले पे। इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपका रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री पे कितना है, 10 ओम है, ठीक है, और 100 डिग्री पे कितना है, 910 ओम है। तो आपको निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टर होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या दे रखा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R0, ठीक है, और एक दे रखा है आपको 100 डिग्री पे कितना है, R100, ठीक है। या क्या मान सकते हैं, 0 पे R0 मान लिया आपने, और T डिग्री पे कितना मान लिया, RT, और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको मैंने मान लिया अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा, T, RT और R0 में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो देखो आपको R100 दे रखा है, कितना है, 910 ओम, और ये कितना दे रखा है आपको, 10 ओम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, T टेम्परेचर पे कितना है, 910 ओम, 0 पे कितना है, 10 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा में निकालना है। T कितना दे रखा आपको, 100, तो क्या कर दोगे, 100। ठीक है,
अब इसको सोल्व करना है, तो एक जीरो से एक जीरो गई, तो क्या आ गया 91 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 91 माइनस 1 अपॉन 100, तो कितनी आ गई 90/100। एक जीरो से एक जीरो गया, 9/10 कितना आ गया 0.9। तो जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0.9, और इसकी यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट आपका है कि आपसे पूछा है कि आपके पास 4 लैंप है, ठीक है, उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है। तो जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है V² अपॉन P, जहाँ पे P आपका क्या है पावर। ठीक है, तो देखो 4 ऑप्शन में देखो, वोल्टेज क्या आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हमें पूछा है सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा जिसकी पावर क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो पावर सबसे ज़्यादा किसकी है पहले वाले की, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है आप ये फॉर्मूला लगा के सबके लिए रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, फिर चेक कर सकते हो कि किसका क्या आ रहा है सबसे कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे करना आपको कि वोल्टेज सबकी सेम है, अगर वोल्टेज अलग होती है तब तो आपको निकालना पड़ता, लेकिन वोल्टेज क्या है सेम है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, और हमें पूछा है सबसे कम किसका है, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी सबसे कम होगी। नेक्स्ट है आपका कि आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है किसकी, इसके लिए। ओके, तो देखो जो वी आरएमएस होता है उसका फॉर्मूला होता है कि जो कांस्टेंट टर्म दे रखी है आपको 3 उसका स्क्वायर प्लस जो आपको साइन के साथ या कोस के साथ टर्म दे रखी है उसमें क्या करते हो जो वैल्यू दे रखी है उसमें √2 का डिवाइड करते हो और उसका स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला किसका आरएमएस वैल्यू निकालने का। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 16/2 कितना हो गया 8, तो कितना आ गया √17 वोल्ट। आंसर क्या आ गया इसका डी। जैसे आपको दे रखा है VT इक्वल टू V0 प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है। तो जो V की आरएमएस वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर प्लस 1/2 V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर का रूट। ये होता है आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। ये क्या है V0, ये क्या है V1, तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसको या तो ऐसे लिख दो या क्या लिख दो 3 का स्क्वायर 1/2 4 का स्क्वायर, एक ही बात है। मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। कहने का मतलब V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, इसे हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में एक रिलेशन होता है कि आरएमएस वैल्यू इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। ये क्या होता है रिलेशन होता है। अगर हमें पीक वैल्यू दे रखी है और हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं √2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो वही मैंने यहाँ पे किया कि ये वैल्यू दे रखी थी मुझे और ये वैल्यू दे रखी थी, तो इसको मैंने क्या कर दिया 4/√2 मतलब आरएमएस वैल्यू में चेंज कर दिया। तो इस तरह से कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा √17। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारे किसी परिपथ के अंदर क्या हो एक से ज़्यादा क्या हो आपके वोल्टेज स्रोत या करंट स्रोत लगे हो तो हम क्या करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, इससे हम वोल्टेज निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं लेकिन पावर नहीं निकाल सकते। ठीक है, पावर के केस में क्या हो जाती है थ्योरम फेल हो जाती है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। ठीक है, इससे हम वोल्टेज और करंट निकाल सकते हैं लेकिन पावर नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक कोइल है कोई लॉन्ग कोइल 2 सेंटीमीटर मतलब आपको L दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं आपको
10 और करंट दे रखा है आपको 750 मिली एम्पियर। ठीक है, आपको निकालना है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, वो क्या होता है हमारा H, उसका फॉर्मूला होता है NI/L। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल दो, वो क्या होता है हमारा H। N कितना दे रखा है आपको 10, I कितना है 750 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ डिवाइड बाय L, यहाँ पे आपको दे रखा है सेंटीमीटर में, तो आप इसको चेंज करोगे मीटर के अंदर तो क्या हो जाएगा 2/100 मीटर। तो क्या लिख दोगे 2/100 मीटर। अब इसको सोल्व करना है तो कितना आ जाएगा 750/2 कितना होता है 375। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि एम्पियर टर्न पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है हमारी H। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, तो वो किसकी होती है बी की। बी क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके अलावा इसकी दूसरी यूनिट भी होती है Wb/मीटर²। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बी की यूनिट क्या होती है ऐसा यूनिट टेस्ला, और H की क्या होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ में क्या पूछा था न्यूमेरिकल, तो फॉर्मूला होता है H = NI/L। N पता है हमें, I पता है और L पता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखो कि जो हमारा NI होता है उसे हम क्या कहते हैं MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, जैसे ये हमारी क्या है कोई कोइल है, हमने इसको किसी सोर्स से कनेक्ट किया तो क्या होगा इसमें करंट फ्लो होगा और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N है। तो इस N और I का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो एग्जाम में इससे भी आपके न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको N की वैल्यू दे देगा, आपको I की वैल्यू दे देगा, आपसे MF कैलकुलेट करवा सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, आपको निकालनी है रिलेक्टेंस। ठीक है, और आपको दे रखी है क्या 25 वेबर मतलब फ्लक्स दे रखा है, मतलब फाई की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है 25, एंड वैल्यू ऑफ MMF किसकी दे रखी है MMF, वो क्या होता है हमारा N/I। अभी हमने देखा था कितना है 50 एम्पियर टर्न। ठीक है, आपसे क्या निकलवाया रिलक्टेंस। तो देखो पहली चीज़ तो आप देख सकते हो कि जो रिलक्टेंस है उसकी यूनिट क्या है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो क्या करना है आपको इसमें इसका भाग देना है। ठीक है, एम्पियर टर्न पर वेबर निकालना है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि जो आपकी रिलक्टेंस होती है वो क्या होती है MF/ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो कितना हो जाएगा 50/25 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। तो एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे इसकी वैल्यू निकलवा लेगा या आपसे इसकी यूनिट पूछ लेगा कि रिलक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर टर्न अपॉन वेबर। इसके अलावा एक होता है परमियंस, परमियंस वो क्या होता है 1 रिलक्टेंस। तो अगर आपसे परमियंस की यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर टर्न, इसका क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट। ओके, एक चीज़ और, जो आपका रिलक्टेंस होता है वो होता क्या है, वो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है उसमें जो क्या होता है रेजिस्ट करता है, उसको मतलब विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका रेजिस्टेंस होता है वैसे ही आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है रिलक्टेंस। आपको पूछा है टाइम पीरियड निकालना आपको। ठीक है, और आपको क्या दे रखी है वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/60। ठीक है, जब आप 1/60 करोगे तो आपको मिलेगा
0.01667, ठीक है। लेकिन ये किस में है, सेकंड के अंदर, और आंसर निकालना आपको मिली सेकेंड में। तो क्या करोगे, 16.67 मिली सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको बताया कि एनर्जी पर यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो देखो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट। पावर की क्या होती है, वोट। कैपेसिटेंस की क्या होती है, फेराड, ठीक है। अगर बात करें किसकी, इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस की क्या होती है, हेनरी। और जो पावर होता है उसकी क्या होती है, वोट। और जो आपकी एनर्जी होती है उसकी क्या होती है, जूल। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि जो एनर्जी होती है और जो वर्क होता है, दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है, दोनों की क्या होती है, जूल होती है। तो देखो आपसे पूछा है एनर्जी अपॉन चार्ज, चार्ज की क्या होती है, कूलाम, ओके। तो आपसे पूछा है कि एनर्जी अपॉन चार्ज, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। तो देखो एनर्जी कितनी होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो अगर आपको रिलेशन याद हो, V इक्वल टू क्या था हमारा, W अपॉन Q। W क्या था, जूल, Q क्या था हमारा, कूलाम। तो जूल पर कूलाम किसकी यूनिट थी आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा, किसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, वोल्टेज की। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।